आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिडिल क्लास या मध्य वर्ग और टेक्नोलॉजी इसका जो रिलेशन है, इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। ये सच है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपभोक्ता मिडिल क्लास है और इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंज्यूमर मीडिया भी है और बाकी और दूसरे रूप भी हैं जो कि मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मिडिल क्लास टेक्नोलॉजी और मीडिया इन तीन के बीच का एक बहुत ही अन्योन्याश्रित संबंध या रिश्ता है। हम चाहे या ना चाहे लेकिन है। मिडिल क्लास जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की या टेक्नोलॉजी एज ए सच का बहुत बड़ा कंज्यूमर है और इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंज्यूमर जो है वो हमारा मीडिया भी है। तो मीडिया ने इस टेक्नोलॉजी के प्रोपेगेंडा के जरिए या विज्ञापनों के जरिए एक बड़ी उम्मीद, आशा, आकांक्षाएं उसने मध्य वर्ग में पैदा की और मध्य वर्ग को उसने आकर्षित किया। ये जो मध्य वर्ग की टेक्नोलॉजी के साथ में जो जुड़ी हुई भूमिकाएं, ये कोई नई चीज नहीं है। वो जब से कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी आई, प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, तब से मिडिल क्लास इसके साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि अ, ये जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली मध्य वर्ग के हितों, मूल्यों, उपभोग के प्रश्नों, उसके वैचारिक प्रश्नों, उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे जुड़े हुए सवालों पर केंद्रित रहता है। मध्य वर्ग के बाहर ये जाता ही नहीं है। कभी भूल चूक में चला गया तो चला गया, कभी किसान का कवरेज दे दिया छोटा मोटा, कभी मजदूर वर्ग का कवरेज दे दिया, लेकिन ये जनरली मध्य वर्ग के कवरेज तक ही अपने को सीमित रखता है और उसी राजनीति तक सीमित रखता है जो मध्य वर्ग को एड्रेस करता है। दिक्कत यह है कि यहाँ जो मिडिल क्लास है वो यूरोप के मिडिल क्लास जैसा नहीं है। यहाँ के मिडिल क्लास में और यूरोप के मिडिल क्लास में अंतर है और ये अंतर उनके आचार व्यवहार में भी है, ये उनके संस्कार में भी है, ये उनकी आदतों में भी है। आप याद कीजिए कि जो मध्य वर्ग में सबसे पहले लोग आए 19वीं शताब्दी में, जिन्होंने नवजागरण किया और दूसरी नई आधुनिक विचारों की सृष्टि की, उन लोगों का सत्ता के साथ क्या संबंध था? वे मिडिल क्लास के आइकॉन थे। वे सत्ता के साथ नाभिनालबद्ध थे। सत्ता के बिना वे कोई चीज सोचते नहीं थे। देश में भयानक अकाल पड़ रहे थे, इसके बावजूद वो ब्रिटिश भक्ति गई नहीं थी। वो चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों। किसानों में भयावह पामाली थी, इसके बावजूद मध्य वर्ग के इंटेलिजेंसिया का, जो कि 19वीं शताब्दी का इंटेलिजेंसिया है, उसका ब्रिटिश शासन से मोह भंग नहीं हुआ था, बल्कि वो उसकी भक्ति में मगन था। ये ऐसा मिडिल क्लास था जो कि हमें विरासत में मिला है, जिससे कि हम लोग निकल के आए हैं आगे। ये ऐसा मिडिल क्लास है जिसका कि सत्ता के साथ मोह इंटीग्रेटेड है। वो आज भी इंटीग्रेटेड है। सरकार किसी की भी आए, आज कोई और सरकार आ जाएगी, वो उसके साथ चला जाएगा। वो मोदी छोड़ देगा। वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के
को हटा के अब वो दूसरों की सरकार आ गई तो बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी के साथ है। वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली बीजेपी के साथ रहेगा, नहीं। सरकार जिसकी रहेगी वो उसके साथ रहेगा। और ये जो मिडिल क्लास है वो बेसिकली पूंजीपति वर्ग का हिस्सा है, जिसे हम लोग बुर्जुआ जी कहते हैं। और यही वजह है कि बुर्जुआ जी बहुत ही इजीली अपनी लॉयल्टी वो शिफ्ट नहीं करता। वो हमेशा सत्ता के साथ जुड़ा रहा है और वो आज भी सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये कहें कि नहीं, पहले क्या अंबानी, टाटा, बिरला क्या किसानों मजदूरों के साथ जुड़े हुए? नहीं, वो किसानों मजदूरों की राजनीति करने वालों को पहले ही पसंद नहीं करते। कांग्रेस थी, कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, वो उसके साथ जुड़े हुए थे। अब बीजेपी आ गई तो वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पूंजीपति वर्ग जिसका कि एक हिस्सा है मिडिल क्लास, उस मिडिल क्लास का एक स्वाभाविक रुझान रहता है सत्ता के प्रति। उसमें बहुत छोटा सा अंश, 1% भी नहीं है वो, उसके अंदर थोड़ा सा रिवेलियन भाव, प्रतिरोध का भाव, पूंजीवाद की आलोचना का भाव, पूंजीवाद को अस्वीकार करने का भाव दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर मध्य वर्ग के लोगों में पूंजीवाद के प्रति आकर्षण और पूंजीवाद का समर्थन, यही उसकी विशेषता है। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये जो मिडिल क्लास है हिंदुस्तान में, इस मिडिल क्लास का कोई अपनी कोई सामाजिक जड़ें, कोई मूल्यगत जड़ें नहीं है। ये रूटलेस है। और रूटलेस होने के कारण ही इसमें जो पश्चिमी संस्कृति है उसका बड़े पैमाने पर उपभोग और प्रसार हुआ है। वो जो थोड़ा वो धर्म वर्म मानता है, धर्म वर्म करता है, वो नमूने के तौर पर करता है, उसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर किसी भी किस्म के भारतीय मूल्य और संस्कार दिखाई नहीं देते। वो एकदम आयातित संस्कृति पर एकदम निर्भर है। तो इस मिडिल क्लास के बारे में ये चीज ध्यान रहे कि ये मिडिल क्लास वह है जिसकी की कोई अपनी सामाजिक जड़ें नहीं है। यूरोप के मध्य वर्ग के साथ में ये स्थिति नहीं थी, उसकी एक सामाजिक जड़ें थी। एक अन्य चीज वो ये कि ये हमेशा दुविधा में रहता है। इसको मालूम नहीं है कि वो परंपरागत मूल्यों को अपनाए या आधुनिक मूल्यों को अपनाए, ये हमेशा इसकी दुविधा में रहता है। और वो इस चक्कर में होता यह है कि परंपरागत और आधुनिक दोनों को ही एक साथ जीने की कोशिश करता है। और जो सो कॉल्ड मॉडर्निटी है इस मिडिल क्लास में, उसमें ज्यादातर लोगों में जो पूंजीवादी समाज के जो पतनशील मूल्य हैं उनके प्रति झुकाव ज्यादा मिलेगा। वे मूल्य नहीं दिखाई देते जो कि पूंजीवाद के प्रगतिशील मूल्य हैं, बल्कि विरासशील मूल्यों की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाई देता है। और ये जो इसके अंदर द्वंद है, वो क्या करें? अब आप सोचिए, एक तरफ वो मंदिर बना रहा है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट खेल रहा है। एक तरफ वो मोदी को ला रहा है, दूसरी तरफ उसके घर में जो तबाही मच रही है उसके प्रति वो एकदम अनभिज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसे इंगेज करके रखा गया है विरासशील मूल्यों की तरफ। उसे मीडिया में विभिन्न रूपों में इंगेज करके रखा गया। ये जो रूलिंग क्लास की जो खूबी होती है वो ये है कि मिडिल क्लास को हर हालत में इंगेज करके रखो। यही वजह है कि मिडिल क्लास के लोग सोशल मीडिया में, उसके पठन पाठन में, लेखन में, उसके क्रिएशन में हमेशा इंगेज रहते हैं। और ज्यादातर वे उन चीजों में इंगेज रहते हैं
जिन्हें हम लोग डिकेडेंट या हीरासशील मूल्य कहते हैं। वो बाहर जाएगा तो वो कहेगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हमारे भारत की इतनी महान परंपरा है, और यहां रहेगा तो वो कहेगा कि नहीं, मैं तो गाड़ी वाला हूं, मैं तो कोठी वाला हूं, मेरे यहाँ तो इतनी दौलत है। और यहाँ वो दौलत की शान, अपनी सामाजिक हैसियत की शान, इसको प्रदर्शित करने में ज्यादा खुशी महसूस करता है। और यहाँ वो जिन चीजों का प्रवक्ता है वे सारी की सारी पश्चिम की चीजें हैं, वो भारत की कोई चीज नहीं है जिसका वो प्रवक्ता हो। और भारत से बाहर जब जाता है तो वो भारत के प्रवक्ता के तौर पर जाता है। वो ये बीमारी, मिडिल क्लास के इस चरित्र की बीमारी, बहुत ही विजुअल तरीके से आप, बहुत ही दृश्य ढंग से आप नरेंद्र मोदी में देख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस चक्कर में उसने क्या किया कि पश्चिम का अपने को भारत में बिचौलिया बना लिया। यही वजह के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिचौलिए के तौर पर, पूंजी के बिचौलिए के तौर पर सबसे इफेक्टिव क्लास के रूप में वो आज समाज में सक्रिय है। पश्चिम के जितने भी धक्के आते हैं, जितने भी झटके आते हैं, उन्हें वो बहुत ही मल्लम लगा के सीखता रहता है, झेलता रहता है। तो ये जो उसका जो दुरंगापन, ये दुरंगापन हमारे लिए जब समझ में नहीं आता है, तो इसके कायदे से मिडिल क्लास के दुरंगेपन के का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हर मध्य वर्ग का व्यक्ति, उसके पास में एक से अधिक मुखौटे होते हैं, और वो बार बार उनको बदलता रहता है, इस्तेमाल करता रहता है। और ये जो उसके अंदर जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी उसके उस जिसे कहें कि जटिल चरित्र की ओर हमारा ध्यान खींचती है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि हमारे यहाँ जो मध्य वर्ग शुरू में आया था 19वीं शताब्दी में, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से नहीं आया था। हमारे आधुनिक पढ़ाई लिखाई से जो किसान परिवार के लड़के थे, जमींदार परिवार के लड़के थे, जो खाते पीते किसान पृष्ठभूमि से आए हुए लड़के थे, वे लड़के जो है आधुनिक शिक्षा में आए, और वे कालांतर में मध्य वर्ग में कन्वर्ट हुए। सो हमारे यहाँ जो मध्य वर्ग है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, बहुत छोटा सा मध्य वर्ग है, जो कि औद्योगिकरण के कारण मिडिल क्लास बना। आज भी 30 करोड़ के करीब या उससे अधिक मध्य वर्ग के लोग हैं। इसमें मुश्किल से 10 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मिडिल क्लास में आए। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए 1857 के संदर्भ में जो लेखन मिलता है, उस समय जो मध्य वर्ग के लोग थे उनको किस नाम से पुकारा जाता? जो ऑफिस में काम करते थे लोग, जो पढ़े लिखे थे, जो पैसे वाले थे, जो लाला लोग थे, बनिया थे, वणिक वृत्ति के लोग थे, ज्यादातर उन लोगों को बाबू के नाम से पुकारा जाता। सो बाबू बहुत पॉपुलर था 19वीं शताब्दी में। और इस पूरे वर्ग में जो उस समय लोग आए, वो कौन से लोग थे? क्लर्क थे, या कलम घसीटने वाले थे, या फिर वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, शिक्षक थे, सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं थे। और ये सब छोटे बड़े शहरों में रहते थे।
ये जो लोग हैं इनका उस जमाने में पूरे मध्य वर्ग में एक तरह से वर्चस्व था। इन लोगों की निश्चित तौर पर समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब तो वो भूमिका खत्म हो चुकी है। वो तो अब समाज सुधार की बात तो मध्य वर्ग के लोग करते ही नहीं है। मध्य वर्ग ने समाज सुधार की बात करनी कब से बंद कर दी, ये अपने आप में दिलचस्प है। फ्रीडम मूवमेंट जितना विकसित होता चला गया, समाज सुधार हमारे एजेंडे से गायब होता चला गया। हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 47 के बाद दाखिल हुए, समाज सुधार हमारे यहां से गायब होगा। कानून बनाने शुरू कर दिए हमने, कानून बनाते थे, नीचे कोई मूवमेंट नहीं करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल प्रोग्राम में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाज सुधार के प्रश्न कभी दाखिल नहीं किए गए। तो हमें जब हम राजनीति करने लगे तो हमने समाज सुधार के प्रश्नों को छोड़ दिया। और ये जो मध्य वर्ग है, जो अभी सबसे ज्यादा मोदी के बारे में बोलेगा, सबसे ज्यादा वो कांग्रेस के बारे में बोलेगा, सबसे ज्यादा वो वर्किंग क्लास की पार्टियों के बारे में बोलेगा, ये तमाम पार्टियों में मिडिल क्लास के लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन वो समाज सुधार के प्रश्नों पर एक्टिव नहीं है। समाज सुधार उसकी चिंता नहीं है। एक और चीज थी जिसने कि इस पूरे के पूरे मध्य वर्ग के इस चरित्र को, वो समाज सुधार की बजाय वो पॉलिटिक्स का कंज्यूमर है और वो कमोडिटी का कंज्यूमर है, वो मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ये तीन क्षेत्र उसके उपभोक्ता के क्षेत्र विकसित हुए जिसमें कि वो सबसे ज्यादा एंगेज है। वो समाज सुधार का कंज्यूमर नहीं है। आप चाहे तो धर्म का भी कंजम्पशन वहां करा सकते हैं। वो धर्म को भी एक वस्तु के तौर पर उपभोग में ला सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समाज सुधार उसके उपभोग का अंग नहीं है। आप चाहे तो उसमें सेक्युलरिज्म डाल दीजिए, वो उसका भी उसे भी कंज्यूम कर लेगा, लेकिन वो समाज सुधार को कंज्यूम नहीं करेगा। एक और चीज है, वो ये कि इसकी जो पूरी की पूरी मनोदशा है, वो मनोदशा कृषि दासता के खिलाफ लड़ने के एकदम विपरीत है। वो किसानों की मुक्ति के प्रश्नों के साथ अपने को जोड़ ही नहीं पाता। आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए। आप किसानों की तबाही के दौर में मध्य वर्ग के संगठनों ने, मध्य वर्ग के लोगों ने कितनी रुचि ली और कितना भाग लिया, इसका अध्ययन कीजिए आप। आपको बड़े खराब रिजल्ट हाथ आएंगे। क्यों? क्योंकि इसे कृषि रास्ता और कृषक समाज, ये उसकी चिंता का हिस्सा नहीं है। एक और चीज है जो कि इसकी खास विशेषता है, वो ये कि इसकी जो पढ़ने लिखने की आदत है, बहुत ही लाइट रीडिंग की आदत है। इसकी गंभीर पढ़ने लिखने की आदतें नहीं है। इसलिए समाचार पत्र तो पढ़ता है वो। समाचार न्यूज जो टेलीविजन में आती है उन्हें देखता है। बाकी इससे अधिक गंभीर चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनकी दिलचस्पी है। और ये स्थिति आज से नहीं है, ये पिछले 200 साल में ये विकसित हुई है। एक अन्य चीज है और इंपॉर्टेंट चीज,
वो ये कि इस मध्य वर्ग को निरुद्योगीकरण परेशान नहीं करता। हम लोग बार बार हल्ला कर रहे हैं ना कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, और इतने लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, वगैरह वगैरह। मिडिल क्लास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मोदी से खुश है। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, और उसके बाद में जो उनका डेवलपमेंट है, उसमें उन्होंने भारत के छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके यहां पर अपना शासन किया। मध्यवर्ग के लोगों में उस जमाने में भी कोई प्रतिवाद का स्वर दिखाई नहीं दिया। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसके लिए फल खाना चाहेगा, लेकिन अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसके खिलाफ ये बोलेगा नहीं। ये जो बड़े स्केल पर बेरोजगारी है अभी, ऐसी अभूतपूर्व बेरोजगारी कभी भारत के 75 वर्ष के इतिहास में देखी नहीं गई। इसके बावजूद मध्य वर्ग के संगठनों में, मध्य वर्ग के लोगों में कोई बेचैनी और कोई चिंता नहीं है। हर मध्य वर्ग के परिवार में बेरोजगार है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अ, परजीवीपन है। ये औद्योगिकरण का लाभ तो ले सकता है, लेकिन ये औद्योगिकरण हो इसके लिए लड़ नहीं सकता। इसे पाने की आदत है, और ये उसे विरासत में मिला है, जो कि भारतीय संस्कृति का जो, जैसे कहें कि अ, जो प्रमुख तत्व हैं कई, उनमें से एक तत्व है परजीवीपन। तो ये परजीवी भाव उसे विरासत में मिला है, जिससे कि वो खुशी खुशी जी रहा है। तो उसे निरुद्योगीकरण और बेरोजगारी से कोई शिकायत नहीं होती। उसे किसी दास्ता से, या लोग अगर दास्तापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं तो उससे कोई शिकायत नहीं होती, उसके खिलाफ में वो आवाज बुलंद नहीं करता। आप ये सोचिए आप कि एक जमाने में यहाँ के देशी उद्योग, कुटीर उद्योग, वो तबाह हो गया, लेकिन मध्य वर्ग नहीं बोला, मध्य वर्ग के लोग नहीं लड़े। वो अ, मीडिया में लगे रहे, बड़े पैमाने पर मीडिया में लगे। आप राजा राम मोहन राय का लेखन उठा के देखिए आप, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, आधुनिक प्रेस का निर्माण किया। निरुद्योगीकरण के खिलाफ में उनका बेचैनी नहीं नजर आती। यही नहीं, ये राजा राम मोहन राय का वंशज है, मिडिल क्लास। इसके अभी और निरुद्योगीकरण को लेकर कोई बेचैनी नजर नहीं आती। बड़े पैमाने पर अकाल पड़े, महामारियां फैली, जिसमें कि करोड़ों लोग मर गए भारत के। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौर के अगर सभी अकाल काउंट किए जाए और उनसे मरने वाले लोगों की संख्या काउंट की जाए, तो वो कई करोड़ से ऊपर बैठे। मध्य वर्ग की वो चिंता का हिस्सा नहीं हुआ। हमारे यहां अभी कोरोना में तकरीबन 50 लाख से अधिक लोग मर गए, लेकिन मिडिल क्लास के चेहरे पर कोई टेंशन नजर नहीं आई। मिडिल क्लास के लोगों ने कहीं प्रतिवाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। वो एक तरह से परजीवी है, निरुपाय है, और वो अच्छा कंज्यूमर है और अच्छा ग्रहीता है, दान लेने में उसकी आस्था है। आखिरी बात, फिलहाल के संदर्भ
उसे मतलब सूचना चाहिए, वो सूचना का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन वो सूचना का अर्थ जानना नहीं चाहता। वो ये जानना नहीं चाहता ये सूचना सही है या गलत है, सच है या झूठ है। और ये जो उसकी नेचर है कि उसे सूचना चाहिए, जो सूचना मिल जाए, चाहे वो स्कैंडलस सूचना मिले, चाहे झूठी सूचना मिले, चाहे फेक खबर के जरिए मिले, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मिले या टेलीविजन के जरिए मिले, उसे इसकी कोई चिंता नहीं है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उसे सूचना मिल रही है, वो अपने को मानता है कि वो सूचना से जुड़ा हुआ है, सूचना वो कंज्यूम करता है, वो अपडेटेड है। एक्चुअली वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि सूचना को उसने परखने की किसी भी कसौटी पर कोशिश नहीं की। वो जैसी भी सूचना मिले और वह उसे फॉलो करता है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। उसके लिए सूचना अपने आप में कोई समस्या नहीं, बल्कि सूचना एक तरह से उसके उपभोग की चीजें से, वो किसी को भूख लगी तो उसने कचौड़ी खा ली, ब्रेड खा लिया, चाय पी ली, बिस्किट खा ली, तो सूचना उसके लिए इससे अधिक महत्व नहीं रखती। कि उसके लिए सूचना सिर्फ एक वस्तु है, सूचना के साथ में ज्ञान, सत्य, झूठ क्या आ रहा है ये उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो आप सूचना के नाम पर उसे कुछ भी देते जाइए, वो ग्रहण करता जाएगा, वो बोलेगा नहीं। इस मामले में वो अच्छा बच्चा है जिसे पाल पोस के बड़ा किया गया है, क्योंकि उसके पास अपना विवेक नहीं है। उसके लिए सूचना का अर्थ समस्या पैदा नहीं करता। जिसे पैदा करता हो करे। मिडिल क्लास के लोगों को सूचना का अर्थ पैदा समस्या पैदा नहीं करता। उसे खाली सूचना चाहिए जिससे वो कह सके हां वो भी वेल कनेक्टेड है, उसे भी नॉलेज है। क्या नॉलेज है ये सोएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा हंसते हंसते। क्योंकि सूचना को परखने का उसके पास में कोई आइडिया नहीं है, कोई कसौटी नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। सो हमारे यहां जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है वो मध्य वर्ग कैसा मध्य वर्ग है? दृष्टिकोण विहीन मध्य वर्ग, शुद्ध उपभोक्ता मध्य वर्ग, शुद्ध परजीवी मध्य वर्ग। ये वह मध्य वर्ग है जो कि किसी भी किस्म के प्रतिवाद के रूपों से एकदम अप्रभावित रहता है। आप लाख कैंपेन कीजिए, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टीवी पर लगा दीजिए पूरा किसान आंदोलन, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टीवी बंद कर देगा। क्योंकि प्रतिवाद को रिसीव करने की उसकी आदत नहीं है, क्योंकि वो संस्कार से परजीवी है। तो परजीवी को अगर आप सूचनाएं देंगे, परजीवी को अगर आप पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो समाज कैसा होगा? परजीवी होगा। मध्य वर्ग की तरफ अगर आशा भरी नजरों से भारत देखेगा, तो कैसा भारत बनेगा? परजीवी भारत बनेगा। ऐसा भारत नहीं बनेगा जो कि अपने पैर पर खड़ा हो, ऐसा मध्य वर्ग नहीं बनेगा जो अपने पैर पर खड़ा हो। ऐसा मध्य वर्ग तैयार होगा जो विचारधारा शून्य होगा, उसकी किसी भी विचारधारा में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, बल्कि इससे तो वो हेट करेगा। तो उसे वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं जो विचारधारा रहित हो। वे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो विचारधाराहीन हो, वो बात के लिए बात करें, नॉनसेंस बात करें तो और भी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो विचारधाराहीनता है उसकी, ये जो परजीविता है उसकी, ये परजीविता और विचारधाराहीनता उसे रूटलेस बनाती है। ये भारत की जड़ों के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है।
और ये परजीविता उसे अंग्रेजी दौर में, ब्रिटिश शासन के दौर में विरासत में मिली। तो मध्य वर्ग के बारे में, उसके साथ समाज के, संस्कृति के संबंध के बारे में जब विचार करें, तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।